हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने पुतिन की बेटी और रूसी बैंकों पर फिर लगाए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, बूचा नरसंहार पर बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां जेलेंस्की की अपील पर पहले नाटो देश ने यूक्रेन की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। चेक रिपब्लिक ने भेजे T-72 टैंक और वाहन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे युद्ध अभी थमने नहीं वाला। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां भारत के जंगी जहाजों से लेकर लड़ाकू विमानों तक की तीसरी लिस्ट आज जारी होने जा रही है। दोस्तों बताएंगे अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, इसका ऐलान होगा, हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। दोस्तों इसी बीच बताएंगे जहां यूक्रेन को लेकर भारत का अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। दोस्तों बताएंगे भारत ने क्या कहा, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने फिर एक बार भारत को नसीहत दी है। दोस्तों इस बार क्या कहा है, सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों इसी बीच बताएंगे जहां रशिया, चीन और पाकिस्तान को UNHRC से बाहर करने की मांग। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर दोस्ती बदलेगी दुश्मनी में, बाजवा ने कहा भाड़ में जाओ चाइना, मैं अमेरिका से खरीदने जा रहा हूं हथियार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर राज्यसभा में क्यों गरजे गृह मंत्री अमित शाह जी, कहा क्या बम धमाकों में मरने वालों का मानवाधिकार नहीं होता। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको बताएंगे। और जितने भाई बहन पोस्ट ऑफिस की स्कीम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उसको लेकर बहुत बड़ी खबर है, और उन सभी के लिए भी बहुत बड़ी खबर दोस्तों जिनका इन सरकारी बैंकों में पैसा है। बताएंगे दोस्तों क्या है सरकार को लेकर, इस बैंक को लेकर बड़ी खबर। और दोस्तों जितने भाई बहन वाहन चलाते हैं दोस्तों, उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर है। सावधानी को लेकर दोस्तों नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको आज और अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश है, भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने पुतिन की बेटियों और रूसी बैंकों पर लगाए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, बूचा नरसंहार पर बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों और रूस के शीर्ष बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। आज घोषित किए गए प्रतिबंधों के नए पैकेज का उद्देश्य रूसी बैंकों कुलीनों को निशाना बनाना है। इसके अलावा किसी भी अमेरिकी नागरिक पर रशिया में निवेश करने पर भी रोक लगाई गई है। इसे लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा है कि नए प्रतिबंध बूचा में हुए अत्याचारों से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर ये भी है कि EU भी पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। पुतिन की एक बेटी का नाम मारिया वोरोसोवा है और दूसरी बेटी का नाम कतेरीना तिखोनोवा है। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है कि पुतिन के परिवार पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी बेटियां की कोई संपत्ति रशिया के बाहर है या नहीं। पुतिन ने अपनी बेटियों के बारे में जानकारी को काफी गुप्त रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां जेलेंस्की की अपील पर पहले नाटो देश ने यूक्रेन की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, और अब चेक रिपब्लिक ने भेजे T-72 टैंक और वाहन। जी हाँ दोस्तों, चेक रिपब्लिक ऐसा पहला नाटो सदस्य देश है जिसने यूक्रेन की तरफ खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। चेक रिपब्लिक ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को T-72 टैंक और हथियारों से लैस वाहन उपलब्ध करवाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद चेक रिपब्लिक ने यह बहुत बड़ा फैसला किया है। दोस्तों मंगलवार को BVP-1 व्हीकल्स, होवित्जर युद्धक हथियार और अन्य उपकरणों के साथ 12 T-72 टैंकों को ट्रेन पर लादकर स्लोवाकिया के लिए रवाना किया गया है। यहां से इन हथियारों को यूक्रेन भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नाटो देशों की तरफ से अगर यूक्रेन की मदद की जाती है तो विश्व युद्ध का खतरा पेश आ सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर कोई देश यूक्रेन की सीधी मदद करता है तो उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों तक अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण। आज हो रहा है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार यानी आज उन रक्षा उत्पादों की लिस्ट जारी कर रहे हैं जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। ये ऐसी तीसरी लिस्ट होगी जिसमें भारत उन हथियारों का जिक्र करेगा जिनका निर्माण आगे से स्वदेशी स्तर पर किया
जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह की लिस्ट में इस बार 100 से भी ज्यादा सैन्य सिस्टम और हथियार हो रहे हैं जिन्हें देश में बनाया जाएगा। दोस्तों, विदेश में बनने वाले इन तकनीक के हथियारों की आवक को रोकने के लिए आयात प्रतिबंधों का भी ऐलान किया जाएगा, जो कि 3.5 साल के समय काल में लागू होंगे। तो दोस्तों, इस खबर को सुनते ही तुरंत आत्मनिर्भर भारत, हमारा भारत जरूर कहिएगा कमेंट में। दोस्तों, बता दें, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि तीसरी लिस्ट में जो उत्पादक शामिल होंगे उनके उत्पादन के लिए अगले 5 साल में देश के रक्षा उद्योगों को 2,10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे। कहा गया है कि लिस्ट में ऐसे कई अहम उपकरण और प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जिनका 2025 तक पूर्ण स्वदेशीकरण हो जाएगा, यानी इन्हें पूरी तरह से ही भारत में बनाया जाने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को लेकर भारत का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा तुरंत रोक दो। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। कोई यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के सुर में सुर मिला रहा है तो कई देश रशिया के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो यूक्रेन के पक्ष में और ना ही रशिया के खिलाफ बोला है। जी हाँ दोस्तों, और भारत इनमें से एक है। इसके साथ ही यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और नाटो ने साफ कहा है कि जो भी देश रशिया का साथ देगा या उसके साथ व्यापार करेगा वो उस देश को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जिसके बाद से जितने भी छोटे मोटे देश हैं जो रूस के संग व्यापार करते थे उन्होंने नाता तोड़ दिया है। भारत ने इस जंग को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल यूक्रेन के शहर बुचा में सैकड़ों आम लोगों के मारे जाने पर भारत ने चिंता जताई है और घटना के निष्पक्ष जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बुचा की घटना को तकलीफ देह बताया है। भारत ने कहा है कि बुचा से आ रही आम नागरिकों की हत्याओं की खबरें परेशान करने वाली है और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि बुचा से हाल ही में आई आम लोगों की हत्याओं की खबरें बेहद तकलीफ देह है। हम इन हत्याओं की बिना किसी लाग लपेट के निंदा करते हैं और एक निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोकने की अपनी अपील दोहराई है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित बुचा शहर से बीते सप्ताह ऐसी तस्वीर और वीडियो जारी हुए थे जिनमें सड़कों पर इधर उधर बिखरे शवों को देखा जा सकता था दोस्तों, जिसको लेकर भारत ने साफ कहा है कि तुरंत प्रभाव से इन हत्याओं को रोका जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को दी है नसीहत। जी हां दोस्तों, फिर एक और नया बयान आया है अमेरिका की तरफ से। आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रशिया से किसी तरह का ऊर्जा आयात ना बढ़ाए। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि रूसी तेल या अन्य रूसी सामानों के आयात में तेजी लाना भारत के हित में नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को कहा कि हमें नहीं लगता है कि रशिया ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाना या आयात को बढ़ाना भारत के हित में है। रूस भारत को रियायती दरों पर ईंधन तेल मुहैया करा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत का $35 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण डॉलर में व्यापार करना रशिया के लिए संभव नहीं है, इसलिए दोनों देश भुगतान के अन्य तरीकों पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। जिसके बाद अमेरिका को मिर्ची लगी है दोस्तों, और मिर्ची लगते हुए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने बीते बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने भारत से आग्रह किया था कि वो रशिया के साथ अपने संबंधों को ना बढ़ाएं। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका कौन होता है भारत को सलाह देने वाला और नसीहत देने वाला दोस्तों। भारत हमेशा अपने नागरिकों की चिंता करता है, ना कि किसी देश से उसकी दोस्ती टूटने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत नंबर 1 है दोस्तों और भारत को अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। और अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर रशिया, चीन और पाकिस्तान को UNHRC से बाहर करने की मांग यूएन में गुरुवार यानी आज हो सकती है। इसको लेकर वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया, चीन और पाकिस्तान को बाहर निकालने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नेउर ने बुधवार को यह मांग की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में यूएन में गुरुवार को वोटिंग हो सकती है। यूक्रेन पर रशिया
रशिया की ओर से हमला और मानवाधिकारों के हनन पर यह मांग उठाई गई है। 14वें जिनेवा शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए नेउर ने कहा है कि इतिहास में यह दूसरी बार है कि यूएनएससी के कुछ सदस्यों को परिषद से बाहर निकाला जा सकता है। उधर अमेरिका ने घोषणा की है कि हम और अन्य यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन के लिए काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, जहां बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद रशिया को दिए 2,90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यूएन ने पहली बार स्वीकारा सच। बता दें, यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ ने रूस को ऊर्जा जरूरतों के लिए हर दिन लगभग 1 बिलियन यूरो का भुगतान किया है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख ने स्वीकार किया है कि 24 फरवरी के बाद से रशिया को 35 बिलियन यूरो का भुगतान किया गया है। जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय संसद को बताया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि रूसी गैस और तेल पर खर्च की गई राशि की तुलना में कम है। यूरोपीय संघ ने अभी तक यूक्रेन को सिर्फ 1 बिलियन यूरो के सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। जोसेफ बोरेल ने रशिया के खिलाफ तेल और गैस आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत भी की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीनी हथियारों के घटिया प्रदर्शन से पाकिस्तानी सेना परेशान, अब अमेरिका को लुभाने में जुटे जनरल बाजवा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना हर हाल में अपने देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को हर हाल में पश्चिमी देशों की मदद लेनी पड़ेगी। पाकिस्तानी सेना बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करती है, लेकिन चीनी उत्पादों को लेकर पाकिस्तानी सेना का अनुभव अच्छा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों से हथियार और दूसरे उपकरणों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन करने की नीति के कारण कोई भी बड़ा सौदा नहीं हो सका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सेना में मुख्य युद्धक टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई चीनी उपकरणों को शामिल किया गया है, लेकिन ये सभी हथियार और उपकरण सर्विसिंग और प्रदर्शन को लेकर फिसड्डी साबित हुए हैं। पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले ही चीन से पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसको लेकर भी पाकिस्तानी सेना के अंदर सब कोई संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तानी सेना के सूत्रों का दावा है कि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों के पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी देने से इनकार करने से देश की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ा है दोस्तों। और अब ऐसे में बाजवा का साफ कहना है कि अब वो अमेरिका की तरफ हथियारों को लेकर नजर गड़ाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। कहा, उन्होंने हमारा एयरपोर्ट शुरू कराया है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और पूर्व पर्यटन उड्डयन मंत्री अर्जुन राणा तुंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने देश में चल रहे आर्थिक संकट के बीच भारत द्वारा मदद पहुंचाए जाने पर पीएम मोदी के बारे में बात की। राणा तुंगा ने कहा कि भारत की मदद से हम जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू करने में सफल रहे। राणा तुंगा ने कहा कि भारत ने सिर्फ पैसे देने का नहीं किया, बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से मदद की है। भारत की मदद से हमारे यहाँ पेट्रोल और दवाई जैसी चीजों की मदद पहुंच रही है। इन चीजों की कमी हमारे यहाँ आने वाले समय में हो सकती है। भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा भाई रहा है। मुझे खुशी है कि वे श्रीलंका को पैसा देने के बजाय स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत हमारी बड़ी मदद कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, उनका दिल से शुक्रिया अदा किया है। ऐसे में आप दोस्तों इस अच्छे कार्य के लिए मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या जाने वाली है, राजपक्षे की सरकार। श्रीलंका में 40 से ज्यादा सांसदों ने राजपक्षे का छोड़ा साथ। प्रधानमंत्री की भतीजी भी देश से भागी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच अब राजनीतिक संकट खड़े होने के आसार दिखने लगे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की कोशिश के बाद भी सर्वदलीय सरकार नहीं बन सकी। इसी बीच अब सत्ताधारी पार्टी में भी टूट होने लगी है। संकट के दौरान ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भतीजी और पूर्व उप मंत्री निरुपमा ने देश छोड़ दिया है। निरुपमा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनका नाम पेंडोरा पेपर्स में भी आया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां खमीरी रोटी से खतरे में आई इजरायली सरकार। सांसद ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बुरे फंसे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक सांसद के इस्तीफे के बाद पूरी
सरकार अल्पमत यानी माइनॉरिटी में आ गई है। सांसद इडिथ सिलमैन ने अस्पतालों में खान पान संबंधी नियमों को लेकर विवाद के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। इडिथ सिलमैन के समर्थन वापस लेने के कारण कार्यभार संभालने के 1 साल के भीतर ही देश में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार सत्ता में जरूर बनी हुई है, लेकिन 120 सदस्यों वाली संसद में संख्या बल के मामले में उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान को मिलेगा कार्यवाहक पीएम। स्पीकर ने इमरान और शहबाज शरीफ को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो प्रपंच रचा उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। आगामी कुछ दिनों में फिर आम चुनाव होने वाले हैं और देश को नया वजीर आजम मिल जाएगा। इससे पहले देश को चलाने के लिए कार्यवाहक पीएम की जरूरत है। ऐसे में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को एक कार्यवाहक पीएम नियुक्त करने के लिए संसदीय समिति बनाने की सिफारिश की है। जी हां दोस्तों, बीते रविवार को पाकिस्तान की राजनीति में भारी उथल पुथल के बाद इमरान खान की कैबिनेट भंग हो चुकी है और इमरान खान वजीर आजम का अपना पद खो चुके हैं। इस वक्त देश में पीएम पद खाली है। ऐसे में पाकिस्तान के राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक संसदीय समिति के नाम की मांग की है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताते जहां पर क्या फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से पहले भारत ने रशिया से ली है सहमति। राजदूत ने दिया इसका सच्चा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को बेच रहा है। ब्रह्मोस को 50% रूसी तकनीक के साथ विकसित किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत रशिया से पूछकर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत फिलीपींस के इस रक्षा सौदे पर फिलीपींस में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, लेकिन ये सौदा भारत और फिलीपींस के बीच का ही है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस समझौता द्विपक्षीय आधार पर ही आगे बढ़ेगा। भारतीय राजदूत ने ये बातें अनंत केंद्र द्वारा आयोजित दी फिलीपींस इंडियाज न्यू इंडो पैसिफिक पार्टनर पर आयोजित एक वेबिनार में कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर श्रीनगर में बॉटनिकल गार्डन के बाहर ब्लास्ट, एक टेम्पो ड्राइवर की मौत, टीआरपीएफ ने ली इसकी बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार दोपहर ट्यूलिप गार्डन के पास आतंकियों ने धमाके की वारदात को अंजाम दिया। इस ब्लास्ट में एक टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने इलाके को सील करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जब टेम्पो ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में जख्मी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया साइट पर कोई विस्फोटक या विस्फोटक का अवशेष नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब तक ये हादसा लग रहा था। उधर इस विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकवादी समुद्र रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उस शहीद हुए दोस्तों भारत के नागरिक को श्रद्धांजलि कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगली खबर की बात करें, जहां सेना में जल्द शुरू हो सकती है सैनिकों की कॉन्ट्रैक्ट बहाली, इतने साल की होगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, सैन्य बलों में जल्द ही एक नए तरीके से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इसे कम बजट में युवाओं को रोजगार देने के इरादे से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी चल रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस अभियान के तहत कम खर्च में एक निश्चित कम समय के करार पर सैन्य बलों में अधिकारियों और सैनिकों की बहाली की जानी है। इसके तहत नौकरी का समय करीब 3 साल का हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती में काफी कमी हुई है और एक आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना में 1,25,364 पद खाली है। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होने वाली भर्ती से जहां योग्य युवाओं को नौकरी दी जा सकेगी, तो वहीं सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। जी हाँ दोस्तों, बस हरी झंडी मिलने के अभी भी आसार हैं, उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ऐसे में ये देखना होगा दोस्तों। और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, जो भी आपको केंद्र मंत्रालय से दोस्तों खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच दोस्तों आपको बताते, जहां भारत
भारत में नहीं मिला XE वेरिएंट का कोई केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों को किया है खारिज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें भारत में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का पहला मामला मिलने का दावा किया जा रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्टों में BMC के हवाला से दावा किया गया था कि मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि कोविड वायरस के जेनेटिक फार्मूला को पता लगाने के लिए 230 सैंपलों की जांच की गई है। इसमें से 228 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एक मरीज को XE वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है तो वहीं एक मरीज कोरोना के कप्पा वेरिएंट से संक्रमित मिला है। लेकिन अब दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। ऐसे में दोस्तों हर सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए से देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां आखिर राज्यसभा में क्यों गरजे गृह मंत्री अमित शाह जी, कहा क्या बम धमाकों में मरने वालों का मानवाधिकार नहीं होता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बुधवार को संसद में फिर अपने पुराने रंग में दिखाई दिए। राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि केवल आतंकियों का ही मानवाधिकार नहीं होता बल्कि उनके हाथों मारे गए बेगुनाह लोगों का भी मानवाधिकार होता है। फिर कभी उनकी बातें क्यों नहीं उठाई जाती। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने कहा मैं मानता हूं कि जो लोग आतंकी और आपराधिक मामलों में पकड़े जाते हैं उनका मानवाधिकार होता है, लेकिन कभी उन लोगों की बात क्यों नहीं की जाती जो उन आतंकियों के धमाके में मारे जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं। क्या उन लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश में आतंक फैला रहे दहशतगर्दों और अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए ये बिल लेकर आया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां ATS के सामने मुर्तजा अब्बासी ने उगले राज बताया, नेपाल बॉर्डर से खरीदे हथियार फिर पहुंचा गोरखनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने लखनऊ ATS मुख्यालय पहुंचकर राज उगलना शुरू कर दिया है। यूपी ATS ने अहमद मुर्तजा के कॉल डिटेल को सामने रखकर रविवार के घटनाक्रम को पूछा है। इस मामले की विवेचना यूपी ATS को ट्रांसफर कर दी गई है, लिहाजा ATS के अफसर पूछताछ के साथ साथ केस डायरी में भी मुर्तजा के बयान को दर्ज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को तगड़ा झटका, महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग हुई ये पार्टी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल स्वाभिमानी पक्ष ने ऐलान किया है कि अब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने मंगलवार को अपनी पार्टी का अधिवेशन में गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए ये बात कही है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, जहां हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की स्कूल बसों से नहीं लेगी टैक्स। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को प्रदेश में प्रवेश और संचालन के दौरान मोटर वाहन कर यानी मोटर व्हीकल टैक्स भुगतान से छूट देने का फैसला किया है। ये एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। दोस्तों क्या आप भी खट्टर जी के इस फैसले का समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, 10 वर्ष से ऊपर बच्चों का खाता खोले हर महीने मिलेंगे पूरे 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए लाभदायक स्कीम समय समय पर लेकर आती है। डाकघर की MIS एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने एक बार निवेश करके ब्याज के रूप में इसका लाभ उठा सकते हैं। इस डाकघर बचत योजना काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस योजना के तहत यदि आपने 10 साल के बच्चे के नाम पर 2 लाख तक जमा करने पर प्रत्येक महीने 6.6% ब्याज के हिसाब से 1100 रुपए मिलेंगे दोस्तों। तो वहीं 5 साल में इसका ब्याज 66,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपको हर महीने 1100 रुपए ब्याज में मिलेंगे और इस राशि से आप अपने बच्चों के पढ़ाई में उपयोग कर सकेंगे। इसके तहत 10 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के बच्चों का भी खाता खुलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे ही दी, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही वाहन चलाने वाले सावधान, आज नितिन गडकरी ने दी है बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि सड़क हादसों में मारे गए लोगों की संख्या में भारत पहले नंबर पर है और घायलों की संख्या में तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।